आप मानेंगे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विचारधारा आज तक भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता है। आज भी देश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन सत्ता को सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की विचारधाराओं से समझौता नहीं किया। उनकी मूर्तियों को अपनाना शुरू किया और जगह जगह मूर्ति की पूजा कर लेते हैं संविधान दिवस के दिन, और उसी के नाम पर वोट लेना वो चाहते हैं। उसी तरह से आप देखे होंगे सरदार पटेल आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए, और सरदार पटेल की विचारधारा से 36 का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का। जो अपमानित समाज है उसको इस बात को समझना होगा। संक्रमण काल चल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो वो शेरनी के दूध से देश के लोगों को वंचित करना चाहते हैं। ये सपा पार्टी के जो सांसद हैं रमाशंकर विद्यार्थी जी, पहले तो स्वागत है सर, आपने जो हमको समय दिया। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे देख रहे हैं जिस तरह से ज्योतिबा फूले जी कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो समाज कभी इतिहास नहीं बना पाता है। आज जगह-जगह जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंतियाँ तो मनाई जा रही है, लेकिन विचारधारा कहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए, हमारे महापुरुषों को और महापुरुषों के विचारधाराओं को इस समय संक्रमण काल में इसको मानता हूं। संक्रमण काल चल रहा है। आप मानेंगे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विचारधारा आज तक भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता है। आज भी देश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन सत्ता को सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की विचारधाराओं से समझौता नहीं किया। उनकी मूर्तियों को अपनाना शुरू किया और जगह जगह मूर्ति की पूजा कर लेते हैं संविधान दिवस के दिन, और उसी के नाम पर वोट लेना वो चाहते हैं। उसी तरह से आप देखे होंगे सरदार पटेल आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए, और सरदार पटेल की विचारधारा से 36 का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनकी भी मूर्तियों को लगा करके और उनकी भी मूर्तियों को अपना करके और उनका पिछड़ों का वोट लेना चाहती है। उसी तरह से ये वह दिन दूर नहीं जब स्वामी पेरियार, छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फूले, इन सबको तो मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। इनकी विचारधाराओं को रौंद देना चाहते हैं सत्ता की आड़ में, और इसको जो अपमानित समाज है उसको इस बात को समझना होगा कि ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और खुश हो करके हम सत्ता इनको दे देते हैं, और इस सत्ता पा करके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को रौंद देना चाहते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, जिसकी बदौलत देश के शुद्ध समाज को सम्मान मिला, अधिकार मिला, संविधान मिला, उन सबको अब सजग होना होगा कि हम अपने महापुरुषों के विचारधारा की बदौलत ही आज सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। तो अपने महापुरुषों की विचारधारा को ही हमें आगे बढ़ाना है। कभी भी महापुरुषों की विचारधारा को रौंदने वालों को सत्ता नहीं देनी है। इसी का नाम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए रखा है कि पीडीए इस बात को समझे और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को रौंदने वाली विचारधाराओं के खिलाफ रहे, जागे, जागरूक हो और उसको आगे बढ़ाए। हमेशा आप देखते होंगे जब अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी समाज की जब बात करते हैं, तो एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सर पूरे यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव है, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। लेकिन लगातार जो दलित, पिछड़े, आदिवासी जो हैं, गाँव में जो लोग निवास करते हैं, उनके साथ आज भी जाति हिंसा होती है, उसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, जब जब समाजवादी पार्टी और बहन जी की सरकार बनी है, लालू यादव जी की सरकार बनी है, मुलायम सिंह जी की सरकार बनी है, तब ये जो सामंतवादी विचारधारा दिन काटती हैं और हमले कम होते हैं।
लेकिन ज्यों ही ये सत्ता में आ जाते हैं, तो सत्ता में आने के बाद प्रभावशाली तरीके से अपने मिशन पर वो काम करते हैं और कानून को रौंद डालते हैं। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। दिल्ली वाली सरकार, 11 वर्ष की दिल्ली वाली सरकार एजुकेशन को चौपट कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो वो शेरनी के दूध से देश के लोगों को वंचित करना चाहते हैं। इसीलिए हर स्तर पर शिक्षा के खिलाफ कानून बना रहे हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को ये तय कर दिया है कि तुम्हें बाकी सारे काम करने हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उसी तरह से हायर एजुकेशन में भी विद्यालयों की दुर्दशा कर दी और विद्यालयों में तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर, तरह तरह के फीस बढ़ाकर अब विद्यालय भी टूटने के कगार पर आ गए। जो गरीबों को, बच्चों को पढ़ा, देहात क्षेत्र के, ग्रामीण इलाके के स्कूल थे, अब उसमें नर्सिंग होम खुल रहे हैं। लोग करोड़ों रुपया लगा के डिग्री कॉलेज खोले और वो टूट रहे हैं। तो ये जो पंचायत का चुनाव आ रहा है, ये पंचायत के चुनाव में भी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो बात मैंने पहले कही कि जो विचारधारा देश के गरीबों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, देश में भारतीय जनता पार्टी देश में गरीबी और बढ़ाना चाहती है, ताकि जब खूब गरीबी बढ़ जाएगी तो हम काम पर वोट नहीं मांगेंगे, दाम पर वोट मांग करके और महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को वोट के दिन पैसे का लालच दे करके सरकार बनाएंगे। और यही क्रिया भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से कई प्रांतों में अपनाई हुई है कि निर्वाचन आयोग को मिलाकर के अंधाधुंध पैसा बांट करके और चुनाव जीत रही है। सर, एक और मामला है ग्राउंड पर अगर देखने को मिलता है, अगर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, ग्राउंड पे ज्यादातर मवेशी यही लोग पालते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो और वगैरह वगैरह। लेकिन जो चारागाह है उस पे बाहुबलियों का कब्जा है। खासकर अगर हम देवरिया को देखते हैं तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, और जिसके वजह से लोग डर के उनके साथ या तो समझौता कर लेते हैं या तो जहाँ पे वो कहते हैं इस तरह का वो लोग वोट करते हैं। इससे कैसे उनको मुक्ति मिलेगी? देखिए, इसमें दो चीज जानना चाहूंगा, मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ। बहुजन विरोधियों ने अगर सरकारी चक्रोट कब्जा किया हुआ है, श्मशान घाट कब्जा किया हुआ है, कब्रिस्तान कब्जा किया हुआ है, चारागाह की जमीन कब्जा किया हुआ है, खलिहान की जमीन कब्जा किया हुआ है, गढ़ी की जमीन कब्जा किया हुआ है, इस तरह की तमाम जमीनें जो कब्जा किए हुआ है, उन पर बहुजन समाज के लोग कोई दरखास्त नहीं देते, कोई जीआरएस नहीं डालते। और जहां गरीब बसे हुए हैं ऐसी जमीनों पर, तो उन पर जो बहुजन विरोधी लोग हैं, जो गरीब विरोधी और पीडीए विरोधी लोग हैं, रोज डीएम के वहां एक दरखास्त लेकर घूमते रहते हैं और उनको खाली कराते रहते हैं। तो यहाँ हमारे बहुजनों की एक कमी है कि ऐसी जगहों पर वो भी दरखास्त दें, लेकिन ये सरकार चक्रोट तो खाली नहीं करा पाई। खाद की जमीन, खाद गड्ढे की जमीन, गढ़ी की जमीन, श्मशान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, खलिहान की जमीन तो खाली नहीं करा पाई, लेकिन एक मजार जरूर खाली करा दिया देवरिया में, आप देखे होंगे। तो ये घृणा फैलाने वाले और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये समझते हैं कि गरीबों को और गरीब बनाओ, इसी के तहत ये संविधान की परिभाषा अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं। और इसमें ये सत्ता जब पा जाते हैं तो सोना में सुहागा हो जाता है और सदियों से बसे लोगों को बुलडोजर चला के उजाड़ देते हैं और बुलडोजर का ऐसा प्रचार करते हैं कि पीडीए के लोग भी जान लेते हैं कि बुलडोजर चलाकर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तब वे पछताते हैं कि अरे हम लोग क्या कर रहे थे। तो ये गरीबों की विरोधी सरकार है और 27 में सबको एकजुट होकर छोटे मोटे मुद्दों को भुला करके और 27 में सपा की सरकार बनानी चाहिए। यूपी में एसआईआर अभी भी मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर क्या? एसआईआर तुगलकी फरमान है, भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन गया है। बिहार में एक गलती हुई, जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तो वहां इंडिया गठबंधन के लोगों ने वोट चोरी का कार्यक्रम चला दिया, एसआईआर पर ध्यान नहीं दिया। उससे हम लोग सजग थे और उत्तर प्रदेश में एसआईआर में
भारतीय जनता पार्टी इस कदर फंस गई, करीब करीब 3.25 करोड़ वोट कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के देहात तक कहती थी घुसपैठिए निकालना है, इसलिए एसआईआर कर रहे हैं। घुसपैठिए तो मिले नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 25 लाख मतदाताओं का वोट जो कटा, या तो वो मृतक हैं, या तो वो शिफ्टिंग है, या तो डबल मतदाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शहरी मतदाता 25 लाख कटा, तो वो 25 लाख शहरी मतदाता का सबसे अधिक नुकसान ये हुआ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता शहरी मतदाता होता है और करीब 70% शहरी मतदाता गांव में भी है और शहर में भी है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी चूंकि गांव में है तो वो शहर में मतदाता हो गया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का 25 लाख वोट एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से कटा है, और पिछली सरकार हमारी केवल 5 लाख वोट के बिना नहीं बन पाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे बैकफुट पर है, इसीलिए मुख्यमंत्री का भी बयान आया। और अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो नॉन प्लानिंग मतदाता है, उस नॉन प्लानिंग मतदाता को कुछ डॉक्यूमेंट दे करके और उनको वोटर बन जाना है। यह संदेश हम लोग अपने गांव-गांव कर करके और पीडीए के लोगों से कह रहे हैं कि आप जो शेष मतदाता बच गए हैं उसमें भी आप अपना नाम चढ़वा लें। यूपी में सब जिला हमारा देवभूमि है, और इस देवभूमि में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, सड़क का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस जिले के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। देवरिया को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता यहाँ का चीनी मिल था, उसको तहस-नहस कर दिया गया। और उसके बाद से विकास के काम में, लेकिन जब से मैं सांसद हुआ हूँ, यहाँ पर देवरिया में अभी तक हमारे हजारों सैनिकों के लिए कैंटीन नहीं था। मैंने कैंटीन यहाँ पर लाने के देवरिया में काम किया हूँ। अभी पासपोर्ट के लिए हमारे बच्चे लखनऊ जाते थे, उनके लिए सलेमपुर में ही मैंने पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया है। तो इस तरह से एक सांसद के रूप में मैं देवरिया का नाम उज्जवल कर रहा हूँ, सलेमपुर लोकसभा का नाम उज्जवल कर रहा हूँ, और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।